आज हम पढ़ने वाले हैं 3 मार्कर्स क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले और उसके बाद में डिटेल पर आने वाले हैं। 3 मार्कर क्वेश्चंस पर भी हम सबसे पहले बात करने वाले मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। लास्ट टाइम हमने देखे थे प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के 3 मार्क्स क्वेश्चन। ऐसे करके सेक्शन वाइज अपन देखने का प्रयास करेंगे और इन सब के पश्चात में फिर अपन जैसे 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में फिर लॉन्ग जो क्वेश्चन कहलाते चाहे 100 वर्ड्स हो और 300 वर्ड्स वगैरह हो उनको अपन देखने का प्रयास करेंगे। चलिए बेनजीर करें अपन इस चीज को शुरू कर देते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज, आपको 3 मार्क्स जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक बामुश्किल 12 इस पेज पर दिए हुए हैं और 18 ये दिए हैं। मैं इसका यूज कर रहा हूं, आप इसमें से मैच कर सकते हैं। इसमें से भी टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है वहां वाला सेक्शन पेज नंबर 3 पर मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास इस चीज को आप देख सकते हैं। रजिया सबसे पहला दिया होगा, वहां पे शुरू कर रहे हैं। चलिए, द वेरी फर्स्ट वन इज रजिया करके दिया है 3 मार्क्स में। मई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से विद्यार्थी इसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्या इसकी सही तकनीक होनी चाहिए। 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन का मतलब ही है 3 पॉइंट्स। 3 मार्क्स का मतलब ही है कि 3 पॉइंट्स आपके उस लाइन पर कवर हो जाएं। पॉइंट नंबर 2, अगर 3 नहीं है तो कम से कम 2 पॉइंट तो आप उसको कवर करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन करके कहलाता है। नेक्स्ट वन, आपका जो नया सिनेरियो इसमें कहा गया 1 लाइन, अर्थात एक लाइन में लिखिए, ये वाली बात करके कही गई है। उसको एक ही लाइन में लिखने का प्रयास आप करेंगे। एक लाइन में लिखिए मतलब एक ही लाइन में। तो सबसे पहला अनुशासन तो यही कहलाता है कि जो बात कही गई है वह ना टूटे। 3 मार्क्स 1 लाइन, उस पर ही लिखने का प्रयास करें। वेरी फर्स्ट वन इज आपको दिया रजिया। ऐसी कौन सी लाइन होनी चाहिए जो कि बेसिक भी हो, मूलभूत परिचय भी देती हो, 2-3 इंफॉर्मेशन की कवर हो जाती हो, कुछ इस तरह से लिखें। 2 से 3 तथ्यों को आपको एक लाइन में अगर इंक्लूड करना है तो विशेषण परक शब्दों का उपयोग करने वाले हैं। ठीक, तो मूलभूत बातें भी इत्यादि भी है। तो 3 पार्ट अपन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत, सबसे पहला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका। क्लियर, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, ज्यादा तो कॉमा करके पिता इल्तुतमिश। और अगर आपको कोई खास चीज ऐसी लग रही है तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपको टाइम याद है कि हाँ इनका टाइम समथिंग 1236 से लेकर 1240 एडी कहलाता है तो वो वहां लिख दो। और आपको लिखना है निधन, आपको याद है कि कैथल में हुआ था, निधन डैश कैथल। तो शब्द जो है आपके वो लगभग इस तरह से आ जाएंगे 1 लाइन में या 1.25 लाइन में, 1.5 लाइन में आप कवर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द ये हैं, 10 शब्द ये हैं, 12 शब्द ये हैं। टोटल 12 शब्द आए हैं, 10 शब्द कहे गए हैं। इतना मार्जिन आप लेकर चल सकते हैं। ये वो आंसर जिसमें आपको 3 में से 3 मिल जाएंगे। इससे ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आपको यार उनका याद नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लो, अच्छी बात है, मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, बाकी लोगों से आंसर अच्छा दिखेगा। निधन याद है, लिख दो, चल गया दिमाग तो लिख देना, नहीं चला कोई इश्यू नहीं है। वरना यही टैगलाइन सबसे खास है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, जिसके पिताजी कौन थे, इल्तुतमिश थे। आप इसके बाद में अगर इनका कोई कार्य ऐड करना चाहो, कोई घटना ऐड करना चाहोगे कि अनेक लोगों ने तुर्काने चहलगानी उसके खिलाफ विद्रोह किया, षड्यंत्र किया, एतगीन इत्यादि शामिल थे, उसके ऊपर आरोप लगाया, जमालुद्दीन याकूब तो उसको घोड़े पर चढ़ाता था, घोड़े विभाग का अश्वशाला का प्रधान बना दिया, मीर याकूब, तो ये सब आप ऐड करने का सोच जरूर रहोगे, बट आप उसको ऐड करो तो आपको लंबा हो जाएगा, आपका समय भी जाएगा, ऊर्जा भी जाएगी और कहीं ना कहीं अनुशासन टूटेगा भी वहां पर, तो ये कभी बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास, अगला प्रश्न दिया है आपको, तुलसीदास। आपके पास मात्र 10 से 15 सेकंड होते हैं, उतने में सोच लिया कीजिए। जितनी देर में मैं यहाँ पर लेटर लिख रहा हूं ना, तुलसीदास मैंने लिखा, उतनी देर में आप विचार कर लीजिए क्या लिखोगे आप 3 मार्कर्स में तुलसीदास पर। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति कालीन, देखिए यह है विशेषण परक उत्तर।
भक्तिकालीन अवधी भाषा की, अवधी तथा संस्कृत के महानतम लेखक कौमा संत। क्लियर। प्रमुख कृति, प्रमुख कृतियां या कृति अगर आपको एक याद है तो सबसे पहली, सबसे टॉप क्लास रामचरितमानस और विनय पत्रिका, भरवे रामायण, जो आपको याद आती चली जाए, सफिशिएंट है। 3 पॉइंट है कि नहीं चेक कर लो। पहली बात तो किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं साहब। कौन सी लैंग्वेज को उन्होंने लिखी है, रामचरितमानस अवधि में। संस्कृत भी जानते थे, हिंदी अवधि से ही विकसित मानी जाएगी, ठीक है, कई भाषाओं से विकसित हुई है। अवधि तथा संस्कृत के महानतम लेखक कौमा, लेखक मात्र नहीं थे, संत भी थे साहब जी, संत शिरोमणि करके कहलाते हैं साहब। प्रमुख कृतियां आपने बता दी। कितने फैक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और 2-3 कृतियां लिख दी तो 6। 3 मार्क्स यानी 3 तक आ गए, मतलब सफिशिएंट है। इसके बावजूद भी यदि आपको कुछ याद आ जाता है, आपको उनका ईयर याद आ जाता है, जन्म इत्यादि, तो बोल देंगे बचपन का नाम राम बोला, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात की लाइनिंग स्पेसिंग बढ़ जाने वाली। आप जितना लंबा खींचने का प्रयास करोगे, आपके जो वर्ड्स होंगे, जो डेटा होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, समय बहुत तेजी से गुजरेगा, मालूम ही नहीं चल पाने वाला, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। आप बचपन का नाम बता सकते हो, राम बोले बता सकते हो, पिताजी का नाम बता सकते हो, इनके गुरुजी का नाम बता सकते हो आप साहब, है ना। तो नरहरि दास जी थे, ऐसा करके अपन बता सकते हैं। अकबर के समकालीन कहलाते, परंतु उनके दरबार में नहीं थे। 1582 एडी के आसपास समथिंग उन्होंने रामचरितमानस सबसे फेमस कृति लिखी। ये सब आप बता सकते हो। प्रमुख स्थान कहाँ कहलाता है साहब, चित्रकूट कहलाता है। तो ये सब आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, बट जरूरत नहीं है यहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ। तो कई बार बच्चे बड़े टेंशन में आते साहब इन चीजों को लेकर। अब मेरे ख्याल से तुलसीदास पर, कबीर पर, ये 50 वर्ड्स तक में आ जाएगा, हिस्ट्री जैसे सेक्शंस पर। वहां आप ये सब ऐड करिएगा। अगर 3 मार्क्स में आता है, इतना सफिशिएंट है। 50 वर्ड्स में आता है, तो जो बातें मैं कह रहा हूं वो आप ऐड करते चले जाइएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, 10 सेकंड आपके पास है, फटाफट लाइन बनाओ, क्या बनाओगे। मूलभूत बातें आनी चाहिए, 2 से 3 फैक्ट वहां आ जाने चाहिए। मूलभूत बात क्या है साहब जी, एक बहुत ही फेमस ये युद्ध कहलाता है, वो तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं बता दिया, हल्दी घाटी, ठीक। अब आप इसके आगे बताइए जो उन्होंने बता दिया है, तो क्या बताने वाले हैं। अकबर तथा राणा प्रताप, अकबर तथा राणा प्रताप के मध्य का या के मध्य हुआ प्रसिद्ध युद्ध स्थान राजस्थान, और याद आ जाए चित्तौड़, आपको ईयर वगैरह उसके याद आ जाए तो आप ईयर बता सकते हो। डेट एग्जैक्टली याद है यदि किसी की, तो बिगिनिंग वहीं से करना। कब, 18 जून 1576। क्लियर, याद आ जाए तो। नहीं तो 1576 भी आप लिखकर प्रयास कर सकते हो। इस युद्ध के कई नाम कहलाते हैं, गोगुंदा का युद्ध कहलाता है, चावल का युद्ध कहलाता है, भारत का अपन थर्मोपली बोलते हैं, तो बहुत सारे हैं, बट फिर वही बात ये चाहिए। सिर्फ इतने चीजों को ऐड करिए, आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को लिखिएगा। जितने समय ऊर्जा बचेगी 50 वर्ड्स और 200 वर्ड्स पर अपने लगाने का प्रयास करिएगा। द नेक्स्ट वन, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। इन क्वेश्चनों से पता चलता है कि साहब आप उसको कितना डेकोरेट करेंगे। हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम, अब बताइए इसमें कितना डेकोरेट कर सकते हैं। इनको 50 वर्ड में लिखने के लिए बोल दिया तो बड़ा मुश्किल पड़ जाए बच्चों को, बनाना पड़ेगा आंसर, क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं आते। सीधी सी बात है कि आप जानते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसके संस्थापना किसने की थी, हरिहर तथा बुक्का ने की थी, ठीक। तो आपको यहां ये लिखना चाहिए, हरिहर एवं बुक्का प्रथम। दोनों ने अगर आपको ईयर याद है, डेट याद है, तो डेट लिख देना। यदि याद नहीं है तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। किसके काल में हुई थी वो याद है तो लिख देना कि हाँ एमबीटी के टाइम पर हुई थी, वो भी याद नहीं है। शताब्दी आपको कुछ याद है, बोले सर 14वीं शताब्दी थी,
तो सीधा आप लिख देना दोनों व्यक्तियों ने या दोनों ने 14वीं सेंचुरी में रायचूर तथा दोआब क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। गुरुजी का नाम याद आ जाता है कि हाँ साहब उनके गुरुजी तो शायर थे, ये तो प्रभाष इत्यादि वगैरह लिखा है, लिख सकते हो आप सब, बट इतना सफिशिएंट है जो बात मैंने आपसे सेंटेंस में कही, इतना फटाफट लिखें, आगे बढ़ें। द नेक्स्ट वन, तो सीधी लाइन क्या बनी, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ये दोनों व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 14वीं सेंचुरी का था। कहां पर की थी, रायचूर तथा दोआब क्षेत्र के मध्य वाला जो क्षेत्र कहलाता वहां पर की थी। राजधानी याद आ जाता है आपको, यहाँ पहली वाली जो राजधानी थी वो आनेगोंडी थी, उसके बाद अपन देखेंगे वैनुकोंडा, फिर बाद में पक्ष चेंज होते जाए, तो बता देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको आज की राजधानी याद है, आप तो सीधा लिख देना हम्पी, साम्राज्य राजधानी हम्पी, दैट इज ओवर, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट वन, इतने में 3 में से 3 मिल जाएंगे। गौर करने वाली बात है, मैंने बार बार कहा कि मैंने विशेषण परक शब्दों को यूज किया है, अर्थात 2 से 3 विशेषण। दिल्ली सल्तनत प्रथम महिला शासिका, विशेषण। भक्तिकार अवधि तथा संस्कृत के महानतम संत और प्रमुख लेखक, विशेषण है ये सब। इनको यूज किया तो ज्यादा बातें कम लाइनों में, कम स्पेस में आ जाती हैं, यही बात यहां पर कही साहब। आगे बढ़ेंगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सबसे प्रमुख घटना जो आपको उनके बारे में लिखनी है। कभी भी मेन जो की पॉइंट है जो कहा गया है आपसे, उससे ही उठाइएगा, आंसर की बिगिनिंग उस व्यक्ति से ही करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमको बहुत कुछ याद आ रहा होता है, वो बड़ा रैंडम टाइप का होता है, बच्चे कई बार फैक्ट वगैरह बस पढ़े हैं, अच्छी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर उनको तैयार नहीं करवाया गया है, नहीं किया है, तो उनको बिखरे हुए तथ्य याद है, तो दिक्कत होती है। तो उसको थोड़ी सा समेटना, थोड़ी सा टेक्स्ट बुक्स वगैरह को ऑब्जर्व करके पढ़ना, एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करके पढ़ना, नोट्स में जैसा हमने बताया है उसको ऑब्जर्व करके पढ़िएगा कि किस तरह से उनकी बिगिनिंग उठाई है, कहां से वो शब्द उठाए हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसमें दिया हुआ है, आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा। पूरा हिस्ट्री वाला सेक्शन मेंस के सिलेबस में जो कुछ है वो सब इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट उठाइएगा, वही लिखिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मिसगाइड क्या हो जाते वो बता देता हूं। बच्चे क्या सोचते हैं कि मोहम्मद गौरी के काल में, तराइन के द्वितीय युद्ध के पहले या के बाद, भारत आने वाले पहले, तो जो आपने इतना बताया ना भारत आने वाले पहले, उसके पहले तक आपने जो बात कही उतने में एक लाइन खत्म हो गई आपकी। उन्होंने कहा था एक लाइन, आप मुद्दे पर ही नहीं आ पाए अभी तक, टू द पॉइंट उस पर ही नहीं आ पाए, सीधा सीधा, तो ये मिसगाइड होना कहलाता है, भटकना कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए भारत में इस्लाम धर्म या इस्लाम के सूफी संप्रदाय के संस्थापक प्रमुख कार्य स्थली अजमेर शरीफ दरगाह, समकालीन डैश मोहम्मद गौरी, सफिशिएंट है। इसका मतलब है कि समकालीन डैश मोहम्मद गौरी 2 शब्दों में आ गया आपका, लेकिन वो अपने आप में पूरा अर्थ कह रही है वो लाइन कि मोहम्मद गौरी के समकालीन थे या उनके साथ आए थे, नहीं आए थे, आपको जो समझना हो। हमने उस तथ्य को उजागर कर दिया। एक लाइन में बहुत सीमाएं हैं आपकी, बहुत बंधे हुए, आप ज्यादा नहीं लिख सकते था। आगे बढ़ जाइए। अकबरनामा, अकबरनामा, सीधा टू द पॉइंट, आबुल फजल द्वारा लिखित अकबरकालीन प्रमुख कृति जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। बस अब आप ये बताओ कि 5 जिल्द में, उसके बाद में 3 जिल्द में, उसका ही हिस्सा ये कहलाता आईन अकबरी, इतना स्पेस नहीं है आपके पास में, और यदि आप वो करेंगे तो 1 लाइन मिस हो चुकी है। अब ये जो सेक्शंस हैं जिनमें आपको लग रहा है कि सर मैं इसमें बहुत ज्यादा जानता हूं, बहुत कुछ लिख सकता हूं, मेरा अनुमान है ये जो नया पैटर्न आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन 50 वर्ड्स में आने चाहिए। ये क्वेश्चन 1 लाइन पे नहीं आएंगे, ये कहां पर आएंगे, ये 50 वर्ड्स पर आएंगे, और जिन पर आप बहुत ही बेसिक सी बात है, फॉर एग्जांपल हरिहर बुक का, इनके बारे में ये कभी भी आएगा 3 मार्क्स में, देखिएगा शायद ऐसा हो, आगे जैसा भी आयु उचित समझे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन,
अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, मध्य प्रदेश, होलकर वंश, माता अहिल्या। कौन सी सेंचुरी है कुछ याद हो यदि अपन को, तो अपन वहां पर वैसा लिख देंगे। अगर आपको एग्जैक्टली ईयर उनका याद आ जाए तो वहां से उठाइएगा। 1767, 1767 टू 95 एडी, होलकर वंश की। महान शासिका जो कि जन कल्याणकारी, एक ही शब्द है जन कल्याणकारी, कारणों हेतु जानी जाती हैं, बस। एक से 1.5 लाइन सफिशिएंट है साहब। तो ब्रैकेट में लिखिएगा ईयर उनका जो शासनकाल का, अगर आपको याद आ जाए, नहीं याद आता कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको 6-6, 7-7 पॉइंट बता रहा हूं, इनमें से साथ में ये भी कह रहा हूं कि नहीं मान लो ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, अगर उनको हटा दिया तो आपको एक लाइन में आ जाएगा। ऐसे लिखिए, आगे बढ़िए, समय आपके पास में कम है। ये आपको इतना तब बनता है इतने ब्रॉड एस्पेक्ट पे जब आपने काफी अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, बहुत अच्छे आपने कंटेंट नोट्स वगैरह पढ़े हैं, टू द पॉइंट पढ़ा है। ये तो आप पढ़कर इतना गए कि वहां लगता है कि मैं 1000 बातें पढ़ के आया हूँ। अब यहाँ पर 50 बातें, 4 बातें, 6 बातें कौन सी है जो कि लिख दूं जो अति महत्वपूर्ण हो, जिन पर मुझे नंबर मिल जाए, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो इसलिए इन कोर सेक्शन को समझना सीखें। आगे बढ़ेंगे। रामानंद, रामानंद, इनको डेकोरेट करके दिखाओ, इसमें लिखिए 50 शब्द, दिक्कत जाने वाली था। रामानंद सबसे महत्वपूर्ण किस उपलब्धि के लिए जाने जाते थे? या तो साउथ इंडिया से भक्ति आंदोलन को नॉर्थ इंडिया में लाए होंगे, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनके कोई शिष्य वगैरह रहे होंगे, काफी शिष्य, उनके लिए जाने जाएंगे साहब। पॉइंट 3, कोई कार्य ऐसा जो आपको याद आ रहा हो तो लिख दीजिएगा। तो दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाए 13वीं शताब्दी के प्रमुख संत, इनके कई शिष्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा। शिष्य डैश, 1-2 नाम जो आपको याद आ जाए, बोले हाँ अच्छा, रामानंद कबीर भी नहीं के शिष्य थे, जाटा भी नहीं के थे, सेना भी नहीं के, जो भी आपको याद आ जाए, 1-2 सफिशिएंट है। तो ऐसे लिख दीजिएगा, आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वन, तो 3 पॉइंट आपके आने चाहिए, कोई से भी समायोजित कर सके, और टाइम भी आपका कम से कम में लिखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अल बेरूनी, अल बरूनी जिसको अपन बोलते हैं। सिंपल आंसर अल बरूनी, बहुत बार पढ़ते हो। महमूद गजनवी के साथ, है ना, ऐसा नहीं लिखना, गजनवी के साथ सीधा, या महमूद के साथ, 11वीं शताब्दी में आया। विदेशी यात्री, प्रमुख कृति, तहकीक हिंद, ब्रैकेट में लिख देना भारत का विवरण, बस सफिशिएंट है। आपको टाइम याद आ जाए आप लिख सकते हो, नहीं है कुछ नहीं। और आप इसमें लिख सकते हो कि तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक परिवेश की हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी इस व्यक्ति के विवरण से प्राप्त होती है। आप इसने जैसी लाइन ऐड करने का सोचा या लिखने की शुरुआत की, आपकी कब 4 लाइनें हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा साहब, वो जगह नहीं है। तो बेसिक बातें सबसे पहले लिखें, कम से कम 2 से 3 बातें जो फैक्ट हैं वो आ जाए। 3 फैक्ट है ना, 3 में से 3 नंबर वाली बात होती है। द नेक्स्ट वन, तो अलबरूनी अपन ने क्या बताया, किसके साथ में, बोले पहला पॉइंट महमूद गजनवी के साथ। कब की बात है, 11वीं सेंचुरी की बात है। ठीक, भारत आने वाला क्या था ये बंदा, तो बोले विदेशी यात्री था। अरबी लैंग्वेज अपन ने नहीं लिखा जानबूझकर। प्रमुख कृति क्या नाम है, तहकीक हिंद। जैसे ही ब्रैकेट में अपन ने क्या बोल दिया, इसको ही क्या बोला जाता, भारत का विवरण, यानी इसका मतलब कि उसके अंदर भारत का विवरण प्राप्त होगा। तो मैंने शॉर्ट में उसको बताने का प्रयास किया ताकि वो 1 लाइन में कवर हो जाए। एग्जामिनर
सच बात तो है कि इससे भी कम चाहता है, बोले इतना भी नहीं बेटा, तुम पहचान गए ना, हम तुमको नंबर दे देंगे, एग्जामिनर इतना अच्छा होता है साहब, है ना। चलिए द नेक्स्ट वन, अगली पुस्तक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगले व्यक्तित्व हैं या पर्सनैलिटी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया है। क्या लिखोगे साहब ईश्वर चंद्र विद्यासागर? 2 से 3 कारणों के लिए आप बहुत ही मोटे तौर पर उनको सबसे ज्यादा उनको पढ़ते हो। पहली बात तो 19वीं सेंचुरी पुनर्जागरण, 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण, भारत का पुनर्जागरण इसको अपन बोलते हैं, कि प्रमुख समाज सुधारक जिन्होंने किस चीज के लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया और वो एक्ट भी पास कराया था, विधवा विवाह। अब दूसरा पॉइंट अपन को पता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने कहीं एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़े रहे, महिलाओं के विकास की बात की। तो आपको सीधा क्या करना कि सिर्फ एजुकेशन मात्र नहीं लिखना, आप लिखना महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य किया। तो इसका मतलब सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एंड एजुकेशन के लिए भी कहा होगा, रूढ़िवादिता त्यागने के लिए भी कहा होगा, महिलाओं को घर से निकलने के लिए भी कहा होगा, उनको सशक्त बनाने के लिए भी कहा होगा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने भी कहा होगा। तो ये चीजें निकल कर आती कभी उस वर्ड से, तो एक डायनामिक वर्ड है, तो कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज करोगे। जबकि अपन वहीं लिखते हैं ना कि हाँ सती प्रथा हेतु कार्य किया और महिला शिक्षा हेतु, तो सिर्फ 2 बातें आई। जबकि सती प्रथा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, कानून ही पास हुआ था डायलॉजी इत्यादि ना। लेकिन दूसरा जो पॉइंट आया आपको, वो छोटा सा वर्ड, वो बहुत डायनामिक है, यानी कई अर्थ उसके निकलते हैं। तो एग्जामिनर कभी भी ऐसे में देखता कि हाँ बहुत सारी बातों को आपने यहाँ पर दर्शा दिया है, इशारा कर दिया, संकेत दे दिया, उस बात को नंबर देगा आपको 3 में से 3। द नेक्स्ट वन, रेहेला। रेहेला बिल्कुल टू द पॉइंट। आपको याद है राइटर का नाम कि किस बंदे ने लिखी हुई है? इब्न बतूता। पूरा नाम भी नहीं लिखना आप इब्न बतूता का। इब्न बतूता की प्रमुख कृति यानी पुस्तक, इब्न बतूता के बगल में आपको लिखना हो मोरक्को निवासी, तो लिख सकते हो। कॉमा, तो क्या बताया आपने? इब्न बतूता की प्रमुख कृति जिससे सल्तनत कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बस खत्म हो गया। एग्जामिनर इन क्वेश्चन में सिर्फ यही चाहता है कि बेटा सही पहचाने कि नहीं। बोले यस सर सही पहचान। रेहेला एक पुस्तक का नाम है, मोरक्को का कोई निवासी था, उसको आया था भारत साहब जी, एमबीडी के दरबार में भी रहा है, उसको यहाँ पर प्रमुख पदों पर भी नियुक्त किया, चाइना वाइना दूध बनाकर भेज रहे थे, भाग गया, उठा के जेल में भेज दिए, बहुत सारी बातें अपन देखेंगे, है ना। काजीवादी पद पे रहा दिल्ली विल्ली, तो इतना कुछ नहीं लिख पाओगे, वो आपको सब याद आ गया, आपने सब पढ़ा हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हो साहब, तो निश्चित रूप से काफी नॉलेज है आपको। बट उसको लिखना कैसे, उस चीज को समझो। क्या बताओगे? सीधा टू द पॉइंट। ये कृति है, पुस्तक है, पहली बात तो किसने लिखी अपन ने बता दिया, इब्न बतूता ने। इतने में वो 3 में से 3 आपको दे सकते हैं, 2 तो दे ही दिए पहले उन्होंने, ठीक। तो इब्न बतूता कृत प्रमुख कृति जिसमें सल्तनत कालीन या मोहम्मद बिन तुगलक, मत लिखना लंबा वर्ड है वो, जानबूझ के अपन मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बोल, सल्तनत कालीन बोल रहे हैं, सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। बस इतने में आपकी एक लाइन में वो पूरा पूरा आ जाएगा। आगे बढ़िए। खिज्र खां, खिज्र खां, अब इनको डेकोरेट करिए साहब, खिज्र खां, अब इसमें ज्यादा ज्यादा लिखिए। तो यहां पर चुनौती ये होती है कि आप इनको पहचाने कि नहीं पहचाने इन क्वेश्चन को। पहली चुनौती तो ये होती, कौन है ये खिज्र खां, है ना। 2-3 रहे हैं। सैयद वंश का संस्थापक बोले ये तो वो था, ठीक, एक पॉइंट। एक अलाउद्दीन खिलजी के लड़के का नाम भी खिज्र खां था, खिजराबाद नाम से शहर तक वो रख देगा था आदमी। अब बताइए क्या करेंगे। तो यहां पर थोड़ी सी एक चुनौती होती है, तो अपन यहाँ जनरलाइज एक आंसर मान के चल रहे हैं कि हाँ अपन सैयद वाले लिख दें, कोई जरूरी वो सही ही हो आपका, तो अपन एक जनरलाइज लिखने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में शायद उस चीज को कंसीडर कर जाए। ऐसा पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देना चाहूंगा, भारत विभाजन 3 मार्क का क्वेश्चन है, हालांकि ये जब हिस्ट्री ऑप्शनल हुआ करता तब का आया क्वेश्चन।
भारत विभाजन, क्या लिखोगे साहब इस पर? मेरे ख्याल से एमपीपीएससी मेन 2012 समथिंग का होगा ये क्वेश्चन। भारत विभाजन हिस्ट्री सब्जेक्ट पर था। भारत विभाजन क्या लिखेंगे इस पर 3 मार्क के लिए? बहुत ही बेसिक सी आधी लाइन लिख दो, मैं कह रहा हूं। तो बच्चे कई बार ये सोचेंगे सर भारत विभाजन बोले सर 15 अगस्त 1947 को सर भारत विभाजन हुआ था, उसके बारे में बोल रहा है, 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बने थे सर उसके लिए। सच बात तो यह है कि साहब भारत विभाजन वाली बात आपकी सही है, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, भारत विभाजन सरदार पटेल की पुस्तक का नाम है, सरदार पटेल की पुस्तक का नाम भी है। अब तो ये डिपेंड करता है साइकोलॉजी की एग्जाम में आप किस चीज को कंसीडर करेगा। तो कभी भी ऐसा थोड़ी सा लगे तो इंग्लिश वर्जन अपन देख सकते हैं, है ना। इंडिया डिवाइडेड लिखा था वहां पर, बोले सर इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद जी की है। लो साहब, भारत विभाजन एज इट इज नाम से उन्होंने लिखी सरदार पटेल ने, इंडिया डिवाइडेड इंग्लिश में लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अब यहाँ एक चुनौती हो जाती है एग्जामिनर किसको माने, तो ये थोड़ी से कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन होते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाते अपन, इतना समय भी नहीं मिल पाएगा आपको वहां पर, और ना आप समय खर्च करना था। खिज्र खां, उसमें जो सबसे मोटे तौर पर आपको मालूम है आपको लिख देना, और सर सबसे फेमस कहलाता सैयद वंश वाला, आप तो उसको उठाकर लिख दीजिएगा, सैयद वंश का संस्थापक। अगर आपको ईयर याद आ जाए सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, वो तो बेस्ट है। अगर आपको याद आ जाए किसने इसको समर्थन दिया था साहब, बोले सब कोई आक्रमण 1398, ये वो सारी बातें तैमूर अमूरन, अगर याद आ जाए, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा उठाकर लिख देना 15वीं शताब्दी में, क्योंकि सेंचुरी 15वीं है। खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत में, कहां पर? दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की। 3 बातें आ गई, आप देखो उसमें एक लाइन पर, इतना ही पूछेगा एग्जामिनर। तो अब मेरे ख्याल से इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये 3 मार्क्स में आएंगे, जबकि जिनसे काफी वाकिफ हैं आप, परिचित हैं, वो क्वेश्चन शायद 50 वर्ड्स में आने चाहिए। आप देखेंगे, समय बताएगा। खिज्र खां अपन यहां लिख दिए, और गलत तरीके से मत उठाना इसको कि खिज्र खां ने तुगलक वंश के अंतिम शासक उसको पद से प्रतिस्थापित करके, पता चला अपन को जो मुद्दे की बात है वहां तक आई नहीं, अपन एक लाइन आपकी हो चुकी है, बचिएगा। अगला दिया है आपको तुलुव वंश, तुलुव वंश लिखें 3 मार्क्स में, तुलुव वंश। तुलुव वंश बिल्कुल बेसिक सी बातें लिखें, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल लिखिए। पहली बात तो उसको सही तरीके से पहचानो कि कहां पढ़ते हो आप, तो विजयनगर में पढ़ते हो, विजयनगर साम्राज्य में आप पढ़ते हैं, वहां पर 4 वंश आए हैं, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, प्रथम बला पहाड़, द्वितीय बला पहाड़ इत्यादि। अगर आपको याद आया कि ये 3रे नंबर का था तब, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। नहीं है याद अपन को तो कैसा लिखोगे, और जब बहुत अच्छे से याद है अपन को तब कैसा लिखना चाहिए, मान लो एक फैक्ट अपन को क्लियर है, तो अपन बताएंगे विजयनगर साम्राज्य में सत्ता पर आने वाला तृतीय वंश, जिसने 1505 में या 1505 ब्रैकेट में लिख देना, 1505 में भी लिखना, इस वंश की स्थापना की। प्रमुख शासक इस फैमिली के, इस वंश के, कृष्ण देव राय। सफिशिएंट है, नहीं है अपन को इतना याद, आगे कम याद है तो क्या लिखें, विजयनगर आपको लिखना ही पड़ेगा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख वंश, द्वितीय बला पहाड़, यदि याद है वर्ड लिख सकते हो, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है,
इतना तो याद होगा कि विजयनगर के सबसे महानतम शासक कहलाते हैं कृष्णदेव राय जी। वो किस डायनेस्टी के थे? प्रमुख शासक कृष्णदेव राय जी साहब। उनका टाइम पीरियड याद हो, उठा के लिख जाना। आगे बढ़ जाओ। इतने में आपको 3 में से 3 दिए जा सकते हैं कि आप पहचान गए तुलव वंश, विजयनगर साम्राज्य। इतने में 3 में से 3 मिल जाएंगे, याद रखना। और नहीं तो जो मैंने सबसे पहला वाला बोला था कि साहब बहुत सारा डेटा अपन ने फैक्ट ऐड किया, हो सकता है उसमें भी वो 2 नंबर दे दे एग्जामिनर। तो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उस समय उस सिचुएशन पे देख रहे हैं, चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, किन चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, क्या कैसा देख रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। चलिए, शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर पहचान पा रहे शहाबुद्दीन उमर को? शहाबुद्दीन उमर तो इनको बहुत सिंपल वे, मान लो अपन को याद नहीं आ रहा, उस समय नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा था। खिलजी डायनेस्टी के दौर में आपने पढ़ा हुआ, नहीं याद आ रहा, कोई इशू नहीं है। अनावश्यक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अनावश्यक लिखने की इसमें जरूरत नहीं है कि नहीं अपन इसमें लिख के आए कि नहीं साहब मुगल काल का फेमस शासक फलाना ढिकाना ये वो, कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना। और यदि अपन को बहुत क्लियरली याद है तो आप लिखें। कहने का आशय है कि गुमराह नहीं करो एग्जामिनर को, अनावश्यक झूठी जानकारी लिखो, बोले मुगल वंश का था, इस वंश का था, उस वंश का था, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद आ गया, हाँ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात में अपन देखते हैं कि साहब ये शहाबुद्दीन उमर एक राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में उभर कर आता है, उतना याद आ जाए, लिख देना मोटे तौर पर। याद आएगा नहीं साहब, 3rd नंबर का शासक तो यही था, शहाबुद्दीन उमर ही था, इसका मूल नाम था साहब ये, इसने उपाधि धारण की थी इस नाम की। अगर ऐसा याद आ जाए पूरा लिख देंगे अपन साहब जी, ठीक। पूरे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने ये किया वो किया, ठीक है। नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिखना, बहुत मोटे तौर पर, खिलजी वंश का शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत पर अल्पकाल के लिए शासन किया, बस। इतना भी याद नहीं आ रहा, कुछ मत लिखना, सही स्टडी समझो, कुछ नहीं लिखना, नहीं है याद। होगा ऐसा 15 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं याद आ रहा, तो उसको अनावश्यक झूठी इंफॉर्मेशन लिखने में अपना समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि झूठी इंफॉर्मेशन लिखने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। आप जिस इंफॉर्मेशन से परिचित हैं, जिन बातों को आप जानते समझते हैं, उस लाइन को लिखने में मान लीजिए आपको यदि 30 सेकंड लगते हैं, तो जिस बात को आप परिचित नहीं है तो उसको वहां बना रहे हो जब, और जब आप बना रहे हो तो 30 सेकंड की बजाय आपको वहां पर 3, 4, 5 मिनट लग जाएंगे, ये लिखें वो लिखें क्या लिखें, आपने समय बर्बाद कर दिया। एक शॉर्ट नोट लिखा जा सकता था, लास्ट मोमेंट पर पेपर छूटने के आधे घंटे पहले आप खुद, आपकी स्पीड बताऊं मैं, आप इतनी स्पीड में होते हो कि नॉर्मली 200 वर्ड का आंसर तो आप लिखोगे 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में, लेकिन उस आखिरी की आधे घंटे की अवधि में आप इतनी स्पीड पर होते हो कि 5 मिनट में लिख जाओगे आप 200 वर्ड का आंसर। ये सिचुएशन में होते हैं वो 5 मिनट आपने किसको, एक अनावश्यक आंसर बनाने में अपन ने उसको समय खराब कर दिया, जिसमें इंफॉर्मेशन भी गलत दे रहे हो और एग्जामिनर एक बार उसको काट देगा, क्योंकि उनके पास में आंसर कॉपी होती ही है कि साहब ये कौन बंदा है, खिजर खां कौन सा वाला है जिस पर नंबर देना, उनके पास में रिटर्न पे होता, अपने मन से वो नहीं दे देते हर चीजें। शहाबुद्दीन उमर भी होगा, तो ये मत करिएगा, अच्छा नहीं कहलाता है ना। नहीं तो एग्जामिनर के दिमाग में मैसेज आएगा, बताओ हमको अभी से घुमा रहे हो बेटा, अभी से झूठ बोल रहे हो, अभी प्रशासनिक अधिकारी बने नहीं हो, बन जाओ उसके बाद में बोलना, अभी से नहीं करो साहब कम से कम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन फिर से आया हुआ है, रजिया बेगम हो चुका है बिल्कुल बिगनिंग में, रजिया 2 बार हो गया। अनवर ए सोहेली, अनवर ए सोहेली, अच्छे से पढ़ा है तो याद आ ही जाएगा आपको। अनवर ए सोहेली, तो इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा आपको। अनवर ए सोहेली,
तो यदि आपको याद हो, आपने मुगल काल में पढ़ा हुआ इसके बारे में, पंचतंत्र, याद करो। अब याद करो दोबारा, मैंने आपसे क्या क्या पढ़ने के लिए कहा अभी तक, अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है। मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा है कि बेटा इतने कम समय के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो पहला पॉइंट तो नोट्स पढ़ो, और दूसरा पॉइंट जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ के रखी बुकलेट ना अपनी ल्यूसेंट, सिर्फ उतने ही को रिवाइज कर लो। मैंने यही कहा था आपसे, क्योंकि ल्यूसेंट से कॉन्फिडेंस आएगा, ये होगा वो होगा, ये सारी बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो जब आप इसको रिवाइज करते हो इसमें समय कम लगेगा, पॉइंट 1, कॉन्फिडेंस भी आएगा, बातें कही है आपसे। एज पर सिलेबस पूरा जितना कंटेंट है वो नोट से कवर हो जाएगा। चंद फैक्ट जो हैं आपके वो, या बहुत सारे फैक्ट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। जबकि बच्चे वाले में क्या गलती कर रहे हैं, बच्चे गलती करते हैं कि बोले इधर से भी ये वाली किताब भी खरीद लाए, हम वो भी ले आए, हम वो भी ले आए, फलाने का भी ले आए, उससे भी फोटोकॉपी ले आए, पूरा इकट्ठा कर लिया अपन ने, जैसे कबाड़ी की दुकान खोलनी हो। और पता चला नहीं बना क्या, बोले अनवर सुहेली। जबकि एक पतली सी बुकलेट आपको अपनी ल्यूसेंट रिवाइज करके जाते ना तो बना देते। एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आएगा जल्दबाजी में, एग्जामिनेशन हॉल के बाद में याद आएगा, क्योंकि ढंग का रिवीजन नहीं था, तो आपके नंबर चले गए। इतने में आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, इतने में आराम से सिलेक्शन आपको मिलेगा, जो बातें मैं कह रहा हूँ। एज पर सिलेबस पूरा पूरा कंटेंट आपको ये दिया है, बचा और क्या पढ़ना, सिर्फ ल्यूसेंट अपनी रिवाइज करना, बाएं हाथ का काम है। अगले 2 महीने आपके लिए बचेंगे, 1.5 महीने बचे तो भी बाएं हाथ का काम ये काम करना। दूसरा, इसके बाद में बोले सर अगले मेंस के लिए हमारे पास अब टाइम है 1 साल का, तब भी आप इतना ही पढ़ लो, यही बहुत है, तब भी सफिशिएंट यही रहेगा, क्योंकि अगले एग्जाम में भी यही सिचुएशन बनेगी कि समय आपके पास में बचा नहीं, जैसी अभी बनी हुई है। जैसे अभी कई लोगों को लग रहा है बोले सर इस बार तो बहुत जल्दबाजी, ये हो गई वो हो गई, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हमारा, 2 महीने 1.5 महीने पता नहीं कैसे इतना कम समय बचा, अभी तो हमने फॉर्म भी नहीं भरा है, ऐसा कई लोगों को लग रहा हो। अगली बार भी यही होने वाला, आपको बता दें। क्यों? क्योंकि इतनी अनिश्चितताएं होती हैं, लगता है कि नहीं शायद डेट बढ़ेगी, शायद ये होगा, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारी। और जब समय गुजरना शुरू होता है ना तो बहुत तेज गुजरता है, नहीं तो इसके पहले तो कट नहीं रहा था समय, ये हो जाता है। तो हर बार बिल्कुल भगदड़ की स्थिति बनेगी, लास्ट मोमेंट आते आते एग्जामिनेशन का, सबके साथ ये होता है। पार करना है तो भाव सागर को कम से कम कंटेंट, हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग की, आप सेलेक्ट हो जाओगे साहब जी। 2 चीजें बताई, नोट्स प्लस ल्यूसेंट आप पढ़ लीजिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सीधी बात तो ये है। द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो अनवर सुहेली क्या है? मुगल काल में, सीधी बात अकबर के काल में, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अनवर सुहेली कहलाता है। अनुवादकर्ता का याद नाम यदि याद रह जाए कि हाँ फैजी था, ये था वो था, लिख देना उठाकर, नहीं रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है दस्तक प्रथा। दस्तक प्रथा, दस्तक प्रथा क्या लिखेंगे? 10 सेकंड के अंदर सोचकर बता दीजिए क्या लिखोगे। दस्तक प्रथा, दस्तक प्रथा, सीधा आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दस्तक प्रथा क्या थी? लगभग एक टाइम पीरियड को मोटे तौर पर याद किया करो सर। यूरोपीय यात्री, अंग्रेज भारत आए, एक ऐसी उनको व्यवस्था दी जाती थी मुगल शासकों के द्वारा, खासकर सुनहरा फरमान 1717, कि बोले साहब दस्तक एक प्रकार का पत्र होता था, जिसमें यह था कि हाँ इतने रुपए चुका देने के पश्चात फला फला बंदरगाह पर आपको कितनी भी वस्तुएं लाओ, यानी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपके माल पर। उसे ही दस्तक प्रथा कहा गया था। अंग्रेज इसी का दुरुपयोग करते थे, आने वाले टाइम पर इसी चीज को लेकर युद्ध होने वाले हैं, बंगाल का हो चाहे प्लासी इत्यादि वगैरह, अपन देखेंगे। तो मोटे तौर पर मोटी मोटी बातें जो अपन को याद है, दस्तक प्रथा मुगल शासकों द्वारा अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार हेतु दिया गया परमिट। दस्तक था, यह परंपरा दस्तक प्रथा कहलाई।
जिसका दुरुपयोग अंग्रेजों ने किया। हालांकि जरूरत नहीं इस लाइन को लिखने की, इसका दुरुपयोग किया नहीं किया। एक और तरीके से लिख सकते हो, अंग्रेजों को भारत में मुगलों द्वारा करमुक्त व्यापार हेतु प्रदत्त अधिकार पत्र ब्रैकेट में दस्तक था। एक ही लिख सकते हो और बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखना है। सीधा लिख देना, 1 वर्ष के लिए अंग्रेजों को भारतीय बंदरगाह पर वस्तुओं के पारगमन हेतु प्रदत्त पत्र सफिशिएंट है। तो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका कितना क्या दिमाग चल गया, उस समय आप किस वे में हैं। इजी वे में आप मूलभूत बातों को लिखें, आगे बढ़ जाएं, और सिंप्लीफाइड भी लिख दोगे तो चल जाएगा। और जो आपको लगे कि हाँ साल भर के लिए अंग्रेजों को उनकी वस्तुओं के आवागमन के लिए भारतीय बंदरगाह में काम करने के लिए मुगलों द्वारा दिया गया आयात निर्यात का पत्र दस्तक प्रथा या दस्तक के नाम से जाना जाता था, पूरी परंपरा लंबे समय में दस्तक प्रथा कहलाई। विशेष रूप से सुनहरा फरमान जरूर ऐड कर देना 1717 वाला। ठीक, अब उसको भी ऐड करके मान लो एक ही लाइन पे लिखना अपन को, ऐसे लिख देना 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर मत लिखना, राजा फर्रुखशियर ने करमुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को दिया। बाद में, या बाद में भी नहीं, यही दस्तक प्रथा कहलाई। सीधा आगे बढ़ जाओ, हो गया। जो आपका दिमाग चल जाए एट दैट मोमेंट, जो बेहतर से बेहतर आपको लगे, कंप्रेस करके उसको कंपाइल करके प्रस्तुत कर दें। आगे बढ़ेंगे। द लास्ट वन है उलगुलान। उलगुलान के अपने आप में 2 मीनिंग होते हैं। उलगुलान यानी होता बहुत बड़ी उथल पुथल महाविद्रोह क्रांति करके होता है, पॉइंट 1। दूसरा है बिरसा मुंडा मध्य प्रदेश साहब। ठीक, यदि बिरसा मुंडा का आपको याद रहे तो यहां पर बिरसा मुंडा ही पूछा जा रहा है। मुंडा जनजाति के महानतम सपूत कहलाते हैं साहब। ठीक, अगर आपको याद है तो आप लिख देना कि हाँ 1899 1900 ये करके दौर कहलाता है, 1898 1899 उनके विद्रोह का दौर कहलाता है। तो सीधा लिखेंगे मध्य भारत में मुंडा जाति के या मुंडा जनजाति के सपूत, अच्छा बढ़िया वर्ड यूज करिएगा, सपूत बिरसा मुंडा ने यह उपाधि धारण की। अब लंबा चौड़ा नहीं, सीधा धारण की तथा अंग्रेजों से संघर्ष किया। बहुत कुछ है आपके पास में लिखने के लिए, बट आप इससे ज्यादा नहीं लिख पाओगे।
लाइनें आपकी इतनी में भर गई हैं, इसको और शॉर्ट करना है यदि, तो देखो उसमें फिर ब्रैकेट या कॉमा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। बिरसा मुंडा मुंडा का उपनाम, उलगुलान क्या है? बिरसा मुंडा का उपनाम। अर्थ, महाविद्रोह या उथल पुथल को भी कहते हैं, गदर इत्यादि को कहते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, वर्ष 1898-99। स्थान डैश मध्य भारत, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि हाँ कैसे में आपका फॉर्मेट सेट हो रहा है। तो बिगिनिंग थोड़ी सा उठा करके अपने आप को क्रॉस चेक कर लेना, टैली कर लेना कि हाँ कुछ इस टाइप से आ रहा है, बन जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन थे अभी तक। मिडिवल हिस्ट्री पर 3 मार्क्स पर यही क्वेश्चन आए हैं। इनको पढ़िए, इस प्रकार से टॉपिक को पढ़िए। आप इनको पढ़ने के दौरान में फाइंड आउट करोगे सर बहुत बेसिक बेसिक आता है। आप तैयारी के दौरान में तो न जाने कितने डेप्थ में पढ़ते रह जाते, लेकिन एग्जाम में आ क्या रहा है, काफी बेसिक चीजें आ रही हैं। तो उनको बड़े अच्छे से तैयार करो, कमांड लाओ अपनी कंटेंट पर। कुछ फैक्ट्स आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छी समझ विकसित होनी चाहिए, तो ये विकसित करें, ना कि फैलाने लगे कि अपन बहुत सारा अद्भुत बिरले तत्व अपन इकट्ठे करने लगे, है ना। कई भ्रांतियां बच्चों में बहुत अधिक होती हैं, बहुत सारे मिसगाइड भी होते हैं। बड़ी मुश्किल से आपने इतनी मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेज देने मिल रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है, हर किसी को नसीब नहीं होता था। आप सही दिशा में रहें, कंफ्यूज ना हो, अनावश्यक बातों में ना आए किसी की। जो एंगल आपको, जो वे आपको बता रहे हैं, यही जेन्युइन वे है और उससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी तरह से आने वाले टाइम पर 200 वर्ड्स और 50 वर्ड्स इत्यादि के आंसर पर पेपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।